नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सिरसा से बड़ी खबर, जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है। जिले में 22 नए केस सामने आए हैं। ये बड़ी खबर। जिले में संक्रमितों की संख्या 1578 हो गई है। सिरसा से ये कोरोना अपडेट आपको देना है। एक्टिव केस 599 हैं और 23 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 958 है। सिरसा से बड़ी खबर, जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है। सिरसा से ये बड़ी खबर, जिले में 22 नए मामले सामने आए हैं। सिरसा से कोरोना अपडेट आपको दे रहे हैं। संक्रमितों की संख्या 1578 हुई। अमर सिंह जानी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। अमर, क्या है सिरसा का कोरोना अपडेट? सोनल, लगातार सिरसा में जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ये कहीं न कहीं चिंता का विषय है। अगर कल की बात करें तो 82 केस, आज अभी सुबह का जो बुलेटिन आया है उसमें 22 कोरोना के नए मामले सामने आ चुके हैं। और कुल अगर मौतों की बात करें तो सिरसा में अब तक मरने वालों की संख्या 21 हो चुकी है। यानी कोरोना का कहर सिरसा में लगातार जारी है और अब कोरोना संक्रमित की संख्या भी 1578 तक पहुंच चुकी है। इनमें से अगर एक्टिव केसेज की बात करें तो अभी 599 केसेज एक्टिव है। ये तमाम जानकारी डॉक्टर सुंदर नैन ने दी थी। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से जो पहले कोरोना केवल शहर में सीमित था, अब ये गांव में अपना पांव पसारने लगा है। एक एक गांव से 4-4, 5-5 केस एक साथ आ रहे हैं। इसका जो पहले था केवल 66 लिमिट था, जो लोग बाहर से आते थे उनके संपर्क में आने से होता था, लेकिन अब लगातार जो पहले से कोरोना पॉजिटिव है उनके संपर्क में आने, चाहे गांव हो, चाहे डबवाड़ी हो, चाहे रानिया हो, तमाम जगह से पूरे सिरसा जिला से पूरे मामले सामने आने लगे, जो कहीं न कहीं लोगों की लापरवाही का परिणाम लगता है। जी तो अमर सिंह, कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सिरसा में लोग अवेयर नहीं है। लोगों की लापरवाही के कारण ये केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए सोनल, सबसे बड़ी बात है कि मैं ये कहूंगा, अगर इसके लिए सही जगह होगी, लोग अभी जो है गंभीर नहीं है। क्योंकि कोरोना को लेकर जैसे पहले लॉकडाउन लगा था और उसके बाद अनलॉक 1 हुआ था, उसमें लोग काफी गंभीर थे, काफी जो सावधानी बरत रहे थे। अब लोगों को जो काम, आप बाजार में देखो, कहीं भी देखो, बसों में देखो, उसी तरह से जो ऑटो में फुल भीड़ लगती है, मास्क लगा नहीं होता है। बाजार के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग पालनी होती है, दुकानों के अंदर भी इस तरह जो सोशल डिस्टेंसिंग पालना होती है। लोग खुद मास्क, आप देखे होंगे बाजार में जहां भी जाओगे बिना मास्क लोग घूम रहे होंगे, तो कहीं न कहीं लापरवाही लोगों पर भारी पड़ती जा रही है। यही कारण है कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। जी सोनल। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमर सिंह तमाम जानकारी के लिए। तो सिरसा से ये खबर, जहां कोरोना का कहर लगातार जारी है, आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। और खबर गोला चिका से है, जहां केयर सेंटर को लेकर प्रशासन जो दावे कर रहा था उसकी पोल खुल गई है। यहां मरीजों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और सुविधाओं के नाम पर प्रशासन सरकार को धोखा दे रहा है। मरीजों का कहना है कि उन्हें किसी भी तरह की सुविधा नहीं मिल रही है। मरीजों ने बताया कि दोपहर का बचा हुआ खाना उन्हें रात को दिया जाता है। जब मीडिया वहां पहुंचा तो स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और पुलिस कर्मचारी भी वहां से गायब मिले। आनन फानन में डॉक्टर और पुलिस वाले वहां पर पहुंचे और मीडिया के पहुंचने के बाद मरीजों को सुविधाएं दी गई। अधिकारी मरीजों को समझाते हुए भी नजर आए और सुविधाएं देने का आश्वासन दिया। मरीज बताते हैं कि ना तो उन्हें खाना सही मिल रहा है और ना ही बिजली पानी जैसी सुविधाएं ठीक से मिलती हैं, जिसके चलते परेशानी उठानी पड़ रही। खाना है आपको, खाना कह रहे हैं ताज़ा मिलता है। ताज़ा खाना आप बता रहे कि बासी खाना है। अपने आप आंखों से देख लो कि ये ताज़ा खाना है। यही तो हमको दोपहर को मिला था खाना, यही आ गया। किस तरह का खाना है आपको, किस तरह का खाना दिया गया है? रोटियों को तो देखने को भी दिल नहीं करता, आंखें भी नीचे सी रोटी हैं। पानी बात की सब समस्या ठीक थी वहाँ पैलेस में, तो यहाँ तो पानी नहीं, लाइट अब आई है। और करनाल से खबर, जहां कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज को कोविड अस्पताल बनाया गया। इस कोविड अस्पताल में 500 बेड होंगे। साथ ही मरीजों के लिए हर तरह की सुविधा का दावा किया जा रहा है। जिला प्रशासन का कहना है कि हर स्थिति के लिए विभाग तैयार है। लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क लगाने की अपील की जा रही है और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर से ही सलाह विमर्श करें। डीसी ने कहा कि जो भी अनाधिकृत डॉक्टर होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में पहले से 150 बेड कोरोना मरीजों के लिए थे, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 500 कर दिया गया है। दूसरी तरफ ओपीडी में लगातार काम चलता रहेगा। करनाल में कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। 1 सितंबर को ही 200 मामले यहां पर सामने आए थे और 5 लोगों की मौत हो गई थी। क्योंकि वहाँ पे जितने पॉजिटिव केसेस एडमिट हैं और जितने सस्पेक्टेड केसेस हैं उनको मिला के उनकी संख्या लगभग 150 पहुँच गई है।
तो एक तो प्रशासन ने ये फैसला लिया है कि अब जो कल्पना चावला का जो आईपीडी वार्ड है, जिसमें लगभग 500 बेड की संख्या है, उसको पूरी तरीके से हमने कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर कर दिया है। यानी सिर्फ कोविड रिलेटेड पेशेंट्स ही वहां पर रखे जाएंगे। नॉन के कोविड जो पेशेंट्स हैं वो सारे के सारे सिविल हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट होगा। तो इसके लिए कल्पना चावला का जितना भी हमारा मैन पावर है, रिसोर्स है, वो भी हम जो नॉन कोविड ट्रीटमेंट देखता है उनको सिविल हॉस्पिटल शिफ्ट कर देंगे। और सारे के सारे पेशेंट्स भी जो कल्पना चावला के जो नॉन कोविड पेशेंट्स हैं वो आगे से सिविल हॉस्पिटल में देखे जाएंगे। अब चूंकि वहां पे घोटाला हुआ था, इस घोटाले के बाद से लगातार कागजों में ही कंपनी बनाकर जीएसटी रिटर्न के नाम पर गबन की बात कही जा रही थी। ये घोटाला 1100 करोड़ रुपए का था और प्रदेश के लगभग हर जिले में नकली कंपनी बनाई गई थी। अब इस गबन के बारे में आबकारी और कराधान विभाग ने विस्तार से जानकारी दी है। एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट की टैक्स रिसर्च यूनिट ने राज्य के 138 नए पंजीकृत करदाताओं को उनके संदिग्ध लेन देन के लिए जीएसटी के तहत मार्क कर दिया है। इन करदाताओं की पहचान टैक्स रिसर्च यूनिट के डेटा विश्लेषणात्मक क्षमताओं द्वारा की गई थी और इन संदिग्ध करदाताओं को विभाग के क्षेत्र कार्यालयों द्वारा भौतिक सत्यापन के अधीन किया गया था, जिसमें बताया गया था कि 138 मामलों में से 69 मामले फर्जी या फिर गैर मौजूद थे। इन संस्थाओं के अभिलेखों के सत्यापन से यह पता चला है कि ये करदाता 1182 करोड़ रुपए की क्रेडिट राशि पर पास हुए हैं। इन मामलों को संबंधित जिला कार्यालय को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजा गया है। कर अनुसंधान इकाई में एक समर्पित सेल नियमित अंतराल पर इन मामलों की प्रगति की निगरानी करेगा। बता दें कि अब तक 15 करदाताओं को विभाग द्वारा रद्द कर दिया गया है, जबकि 28 लाख से ज्यादा की वसूली की जा चुकी है। 31 करोड़ का क्रेडिट इन 69 करदाताओं का ब्लॉक कर दिया गया है। विभाग ने बताया कि आगे उन लाभार्थियों की जांच की जा रही है जिनके द्वारा इन नकली या फिर गैर करदाताओं द्वारा क्रेडिट पारित किया गया था। तो फर्जी कंपनी बनाकर जीएसटी रिटर्न के नाम पर यह गबन चल रहा था और लगभग हर जिले में ये फर्जी कंपनी बनाई गई थी। कागज में कंपनी बनाकर जीएसटी रिटर्न के नाम पर यह गबन चल रहा था। 2020 में इन फर्जी फर्म्स का रजिस्ट्रेशन रद्द किया गया और अब इन पर सख्त कार्रवाई की गई है। 69 फर्म में 78 अरब 65 लाख से ज्यादा का कारोबार दिखाया गया है। तो अपने आप में बड़ा घोटाला आबकारी और कराधान विभाग की तरफ से एफआईआर दर्ज करवाई है, ये बड़ी खबर। और फतेहाबाद से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां 2 विभागों की लापरवाही का फायदा टोल कलेक्शन की कंपनी उठा रही है। दरअसल फरीदाबाद और दिल्ली के बीच बने बदरपुर बॉर्डर पर वाहन चालकों से टोल के रूप में वसूली जाने वाली राशि पिछले 5 महीने से एनएचएआई को मिली ही नहीं थी, जबकि टोल पर लगातार कलेक्शन किया जा रहा था। एनएचएआई और साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के बीच करार हुआ था कि हर रोज 9,20,000 रुपए टोल से देने हैं, लेकिन पिछले 5 महीने से एनएचएआई को कोई पैसा जमा नहीं करवाया गया। बावजूद इसके अभी तक निजी कंपनी द्वारा टोल कलेक्ट किया जा रहा है। जुलाई 2019 में दोनों कंपनीज के बीच एमओयू साइन हुआ, जिसके मुताबिक एसडीएमसी को ये पैसा जमा करवाना था और इसी के चलते एनएचएआई ने निजी कंपनी एमईपी को टोल कलेक्शन के लिए नियुक्त किया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अप्रैल से अब तक कोई भी पैसा एनएचएआई के खाते में नहीं गया है। संस्था लगाई हुई हो वो उस संस्था के माध्यम से एसडीएमसी टोल अपना कमर्शियल टोल भी वसूल रही है और हमारा एनएचएआई का जो रोड पे टोल लगता है वो भी चार्ज करके एनएचएआई को रेमिट करती है। लेकिन लगातार टोल कलेक्शन हो रही है वाहन चालकों से, आप कीमत भी बढ़ा दी गई है, ऐसे में इतने दिनों से नहीं आना, आपकी तरफ से कोई कार्रवाई की गई है? देखिए, जो एसडीएमसी है वो भी एक सरकारी संस्था है और उचित नियमों को फॉलो करते हुए उनको ये कार्य दिया गया है। टोल अभी उनको नहीं मिल रहा है, लेकिन उनकी जवाबदेही है और वो टोल एनएचएआई को मिल जाएगा। उसमें यहाँ ये बात भी साफ है कि एनएचएआई का लेन देन सीधे एसडीएमसी है, ना कि किसी एजेंसी से, लेकिन पैसा अभी तक नहीं पहुंचाया गया। ऐसा भी नहीं है कि एनएचएआई की तरफ से पैसा ना मांगा गया हो। एनएचएआई ने चिट्ठी लिखकर पैसे मांगे थे, लेकिन जवाब में एसडीएमसी ने कह दिया कि एनएचएआई खुद अपनी एजेंसी नियुक्त कर दे। हालांकि एनएचएआई ने अपनी तरफ से भी किसी एजेंसी को टोल कलेक्शन के लिए नियुक्त नहीं किया है। अब सवाल ये है कि जो पैसे निजी एजेंसी टोल के रूप में वसूल रही है वो किसके खाते में गए?
टोल प्लाजाओं पर टोल टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन दिल्ली बदरपुर बॉर्डर के जो टोल प्लाजा है वहाँ कंपनी द्वारा, टोल एजेंसी द्वारा लोगों से, वाहन चालकों से टोल जरूर वसूला जा रहा है, लेकिन ये जो पैसा है वो कंपनी के खाते में ही है लगातार, क्योंकि NHAI की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया गया था, लेकिन जुलाई 2019 के बाद में ये कंपनी MBP को दे दिया गया और इसके बाद में यहाँ से रोज़ाना पैसों का कलेक्शन किया जा रहा है। और NHAI और SDMC के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसके बीच में 9,20,000 पर डे के हिसाब से पैसा देना था, लेकिन MEP कंपनी जो यहाँ एजेंसी नियुक्त की गई है उसकी तरफ से लगातार वाहन चालकों से पैसे वसूले जा रहे हैं, लेकिन वो जमा ना तो SDMC में किए जा रहे हैं और ना ही NHAI को दिए जा रहे हैं। अब तक लगातार पिछले, अगर अप्रैल से बात करें तो अब तक अगस्त तक कोई पैसा जमा नहीं किया गया और अब SDMC की तरफ से भी हाथ खड़े कर दिए गए। NHAI को पत्र लिख दिया गया है कि अब कोई भी एजेंसी वो अपनी तरफ से नियुक्त कर सकते हैं, उनकी तरफ से इस टोल प्लाजा को चलाना नहीं उचित लगता है उनको, और उन्होंने अब हाथ खड़े कर दिए हैं। इसके साथ साथ अब NHAI के लिए बड़ी चुनौती ये है कि पिछले लगातार 5 महीने से कोई भी अगर पैसा नहीं आया है, यानी कि 15 करोड़ रुपए के करीब NHAI का पैसा SDMC पर बकाया है, और SDMC का पैसा जो ये टोल कंपनी है जो यहाँ बॉर्डर पर कलेक्ट कर रही है उस पर बकाया है। अब ऐसे में देखना होगा कि NHAI अपने इस 15 करोड़ रुपए की रकम को किस तरह से वसूलती है, और सवाल सबसे बड़ा खड़ा यही होता है कि उसके बावजूद भी अभी भी मैप कंपनी इस टोल से पैसा लगातार वसूलती दिखाई दे रही है। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। और हरियाणा में बिजली उपभोक्ता अब डाकघरों में भी बिल जमा करवा सकेंगे। ये बड़ी खबर, बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सरकार ने फैसला लिया है। इसके अलावा मौजूदा वक्त में हरियाणा के 60% से ज्यादा बिजली उपभोक्ता अपने बिजली बिलों की अदायगी ऑनलाइन कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डाक विभाग से सरकार ने इस संदर्भ में बातचीत की थी, जिसके बाद ये निर्णय हुआ कि अब बिजली उपभोक्ता डाकघर की शाखा में भी अपने बिजली बिल जमा करवा सकते हैं। हरियाणा में डाकघर की 2,964 शाखाएं हैं, जिनमें से 2,180 शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। डाकघरों के काउंटर्स पर भी 20,000 रुपए तक के बिजली बिलों का भुगतान किया जा सकेगा। इसके लिए उपभोक्ताओं में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा और जमा की गई राशि उसी समय बिजली निगम के सर्वर पर अपडेट हो जाएगी। कोरोना के खतरों को भांपते हुए ग्रामीण क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल की अदायगी के लिए दूर न जाना पड़े, इसके लिए वो अपने गाँव और मोहल्ले के डाकघर में आसानी से अपने बिजली बिल की अदायगी कर सकते हैं। ने बहुत अच्छा ये सोचा इस बारे में। इसमें गांव में रहने वालों को, ग्रामीण क्षेत्रों वालों को बहुत सहूलियत का काम मिलेगा। इसमें वो शहर में आते हैं और एक काम से वो डाकखाने में ही अपना बिजली का बिल भी भुगतान कर सकेंगे, जगह जगह जाने से बच जाएंगे। ये अभी लोगों को कई जगह धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। कई लोग तो अपने इंटरनेट से, कई अपना मोबाइल फ़ोनों से जैसे भी कर देते हैं, जिसमें सहूलत है। कईयों को कुछ नहीं पता होता तो देखेंगे भी यहाँ राशन नहीं होगा, तो इसलिए वो भरने की यहाँ भी कोशिश करेंगे। वो ऑफिस से बचेंगे भी, यहाँ पे वहाँ लाइनें लगती हैं तो ना लाइनें लगें। एक काम से 2 काम होएंगे, जो आएंगे FD भी करके जाएंगे और बिजली का बिल भी भरेंगे और यहाँ से स्कीमें भी समझ के जाएंगे। आपको फायदा होगा यहाँ पे? हमें तो फायदा सारी जिंदगी का यहाँ फायदा है। हम यहाँ से 33 साल से यहाँ काम। और वही मानव अधिकार आयोग हरियाणा ने SP पानीपत को DSP हेडक्वार्टर सतीश वत्स के साथ ASI राजवीर थाना सनोली के खिलाफ जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। 2 महीने में जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है। दरअसल गांव सनोली खुर्द की महिला सरपंच प्रियंका शर्मा और उसके 2 सहयोगी शिव कुमार त्यागी और मोहनलाल शर्मा ने साजिश के तहत महेंद्र चावला के खिलाफ झूठे आरोप लगाते हुए झूठी शिकायत और गवाही दी थी। जांच में ये बात साफ भी हो चुकी थी। आयोग ने महेंद्र के सभी सबूतों को देखने के बाद पहली बार में ही SP पानीपत को 2 महीने में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होनी है। इन लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग करके मेरी दी हुई शिकायत पर गलत रिपोर्ट बनाई है। गांव सनोली की जो सनोली खुर्द की जो सरपंच है प्रियंका शर्मा, इसने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ एक झूठी शिकायत दी थी पानीपत पुलिस को, जो उस शिकायत की जांच पानीपत पुलिस ने करी और सरकारी वकील DDA साहब से भी उसका ओपिनियन लिया गया था और मुझे क्लीन चिट दी गई थी। क्लीन चिट के बाद मैंने पानीपत पुलिस को इन सब लोगों के खिलाफ 182, 120B ऐसे कार्रवाई करने के लिए जो है प्रार्थना पत्र दिए।
और वहीं कैथल में अंबाला रोड पर दुकानदारों ने जाम लगा दिया और दुकानों की चाबी पुलिस वालों को सौंप दी। दरअसल पुलिस वालों ने दुकान के सामने ही खड़े होकर चालान काटे थे, जिसको लेकर दुकानदारों ने विरोध जताया। पुलिस ने कैथल में चालान काटने का अभियान चलाना है। दुकानदारों का कहना है कि बाइक वालों को जबरदस्ती रोकने की वजह से कई बार हादसा हो जाता है और दुकानदारों के प्रदर्शन को देखते हुए सिविल लाइन थाना पुलिस पहुंच गई और दुकानदारों को समझाया गया। पुलिसकर्मियों को दूर रहकर चालान काटने के लिए भी कहा गया है। हमने जाम नहीं सर पर इसीलिए किया था क्योंकि हमारे पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा। अगर आता है तो पुलिस को देख के पहले ही पीछे चला जाता है। कस्टमर अगर हमारे पास आ भी जाता है तो यही कहता है मैं यहाँ कैसे चला जाऊँ भाई, आगे पुलिस वाले खड़े होते हैं सर। तो क्या चाहते हैं आप? तो हम तो यही चाहते हैं सर, इसका कोई रीज़न निकाला जाए कि कस्टमर को इतनी परेशानी ना आए। अगर मिस्त्री टेस्ट ट्राई लेने जा रहा है तो उसको टेस्ट ट्राई लेने के लिए भी नौबत नहीं जा सकेगा। और वहीं नरवाना कुरुक्षेत्र रेलवे लाइन हाईटेक होने जा रही है, जो नरवाना के लिए बहुत बड़ी सौगात है। एडवांस सिग्नल प्रणाली होने के बाद समय की बचत के साथ साथ दुर्घटनाओं पर अंकुश लगेगा। साथ ही पूरा रिमोट कंट्रोल स्टेशन मास्टर के पास होगा। दरअसल कुरुक्षेत्र से नरवाना के बीच रेलवे की पुरानी सिग्नल प्रणाली को 3 महीने के अंदर एडवांस सिग्नल प्रणाली में बदल दिया जाएगा, जिसकी कोशिश जारी है। उत्तर रेलवे के डीआरएम एससी जैन ने जानकारी दी है। डीआरएम कुरुक्षेत्र से रोहतक जाते समय पुरानी सिग्नल प्रणाली का निरीक्षण करने के उपरांत नरवाना रेलवे जंक्शन पर रुके थे। करने आया अभी नरवाना से कुरुक्षेत्र में जो हमारी सिग्नलिंग है काफ़ी पुरानी है, उस सिग्नलिंग को हम लोग एडवांस सिग्नलिंग का प्लानिंग कर रहे हैं। अगले 2 से 3 महीने में हमारी जितनी भी सिग्नलिंग का वर्क है, आपका पैवा रोड है, कलायत है और उस सब जगह पर एडवांस सिग्नलिंग हो जाएगी। तो अगले 2 से 3 महीने के अंदर वहाँ पे सारे काम पूरे हो जाएंगे। तो दैट इज़ ए इम्पोर्टेंट सेफ्टी वर्क। और पलवल की मंडियों में कपास की आवक शुरू हो गई है। जिले में अभी तक 536 क्विंटल कपास की खरीद की जा चुकी है। मंडी के सुपरवाइजर ने बताया कि मंडी में नरमा कपास की खरीद अधिकतम मूल्य 4,350 रुपए प्रति क्विंटल और न्यूनतम मूल्य 2,700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदी गई है। बता दें कि प्रदेश सरकार ने लॉग स्टेपल कपास का समर्थन मूल्य 5,825 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है और मीडियम स्टेपल कपास 5,515 रुपए प्रति क्विंटल रखी गई है। मंडी सुपरवाइजर ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि वो कपास को सुखाकर मंडी में लेकर आएं ताकि फसल का उचित मूल्य मिल सके। तो मंडी में कपास की आवक शुरू हो गई है। पलवल से खबर, मंडियों में अब तक 536 क्विंटल कपास खरीदी जा चुकी है। और अगर मूल्य की बात की जाए तो कपास खरीद का अधिकतम मूल्य 4,350 रुपए प्रति क्विंटल है और न्यूनतम मूल्य 2,700 रुपए प्रति क्विंटल है। सरकार ने स्टेपल कपास का एमएसपी 5,825 रुपए निर्धारित किया है। और चलिए अब नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रस्तुत